के साइंस पीजी कॉलेज में बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स यानी सबसे पहले बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में आते क्या क्या है। यानी अपन घर में देखते हैं कि अपने पास बहुत सारे सर्किट होते हैं, उस सर्किट में रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं, उनको अपन देखने के बाद अपने को पता नहीं चलता है। तो अपने को सबसे पहले इनके बारे में पता करना है कि वो रेजिस्टेंस किस प्रकार से लगे हुए होते हैं, और वो रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं उस परिपथ को अपन कहते क्या है। तो देखो सबसे पहले बात करिए अपन नेटवर्क की। तो देखो नेटवर्क की बात करते हैं अपन। सबसे पहली क्लास देखो क्वेश्चन पहले हो चुका है नेटवर्क। नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क की बात करें तो देखो नेटवर्क में क्या होता है, वह परिपथ। नेटवर्क क्या होता है, वह परिपथ है जिसमें विद्युत स्रोत तथा देखो विद्युत स्रोत उपस्थित होंगे उसके साथ में अपने पास क्या क्या होने चाहिए, उसके अंदर जो प्रेरकों के जो पदार्थ होते हैं या फिर जो अपने पास एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, या फिर आप वो जैसे कह सकते हो इसमें कौन कौन से आपके पास रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं, डायोड लगे हुए होते हैं, और आपके पास कैपेसिटर लगे हुए, क्या क्या लगे हुए होते हैं। यानी आपके पास देखो वह परिपथ जिसमें विद्युत स्रोत तथा प्रतिबाधा से युक्त देखो प्रतिबाधा से युक्त यानी जो जो प्रतिबाधा डालते हैं, अब ब्रैकेट में लिख दो आर एल सी डी से युक्त परिपथ को जाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, यानी जिसमें प्रतिबाधा से युक्त आपके पास बहुत सारे क्या हो, यानी आरएलसी जुड़े हुए हो, तो उसको आप क्या कहोगे, जाल कहोगे। अब जुड़े हुए कैसे हो सकते हैं, आपके पास जुड़े हुए कैसे हो सकते हैं, तो उसमें देखो विद्युत स्रोत। अब इसको देखो प्रतिबाधा से युक्त, अब इसको आप और क्या कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो विद्युत स्रोत। इसको आप क्या कह सकते हो, वह परिपथ है जिसमें विद्युत स्रोत ये भी क्या है, सॉरी विद्युत चालक पदार्थ, विद्युत चालक पदार्थ, इसको आप और क्या कह सकते हो, प्रतिबाधा से युक्त या फिर विद्युत चालक पदार्थ युक्त परिपथ को जाल कहते हैं। ठीक है, अब जाल की डेफिनेशन तो ये हो गई। अब अपन इसकी बात करें जाल की डेफिनेशन में, आपके पता एक्टिव ये कितने प्रकार का होता है, जाल ये नेटवर्क है, ये कितने प्रकार का होता है आपके पास, 2 टाइप का। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, जिसमें विद्युत स्रोत उपस्थित हो। इसमें क्या होगा, जिसमें पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, जिसमें विद्युत स्रोत अनुपस्थित हो। ठीक है,
देखो अपन ने क्या किया, देखो पहले अपन पढ़ चुके हैं, यानी वह परिपथ जिसमें विद्युत स्रोत तथा विद्युत चालक अवयव या प्रतिबाधा से युक्त आरएलसी डी प्रतिबाधा से युक्त परिपथ को क्या कहते हैं, जाल कहते हैं। अब युक्त इसमें क्या क्या हो सकते हैं, आरएलसी हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद में देखो अपन डायरेक्ट यहाँ से चलेंगे 4 टर्मिनल नेटवर्क पे, किसमें 4 टर्मिनल नेटवर्क में चतुर्थ टर्मिनल जाल, जिसको आप क्या कहोगे, चतुर्थ टर्मिनल जाल। चतुर्थ टर्मिनल जाल, यहां लिखो चतुर्थ टर्मिनल जाल, या फिर इसको कहते हैं 4 टर्मिनल नेटवर्क। अब देखो 4 टर्मिनल नेटवर्क, तो अपन देखो इसमें 4 टर्मिनल नेटवर्क में बात करें, यानी इसमें 2 इनपुट है, इसमें कितने होने चाहिए, 2 तो इनपुट होने चाहिए, 2 इनपुट और 2 आउटपुट है, 2 इनपुट और 2 आउटपुट है। तो देखो 2 इनपुट का मतलब क्या हो गया आपके पास, अपन बात करें इसके, देखो 4 टर्मिनल नेटवर्क, ये 1 होता है और ये 2 टर्मिनल होता है। यहाँ पे वोल्टा V2 होती है, इसमें धारा क्या होती है, I2, इसमें धारा क्या होती है, I1, और यहाँ वोल्टा कितनी होती है, V1। अब देखो अपने पास 4 टर्मिनल नेटवर्क किसे कहते हैं, वह जाल जिसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट उपस्थित हो, उसे अपन क्या कहते हैं, चतुर्थ टर्मिनल जाल। चतुर्थ टर्मिनल जाल, तो अपने पास चतुर्थ टर्मिनल जाल की डेफिनेशन क्या होगी, वह जाल जिसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट उपस्थित हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, 4 टर्मिनल नेटवर्क या चतुर्थ टर्मिनल जाल। अब इसके बाद में अपने पास टॉपिक आता है प्राचल। इसके बाद में देखो इसी के अंदर टॉपिक आता है, क्या आता है, प्राचल। प्राचल का मतलब क्या होता है, पैरामीटर। पैरामीटर, अब देखो चतुर्थ टर्मिनल जाल हो गया, अब पैरामीटर का अपन यूज क्यों करते हैं, पैरामीटर का अपन यूज क्यों करते हैं, देखो आपके पास यहाँ पे I1 और V1, I2 और V2, अपने को इनमें रिलेशन निकालने के लिए एक दूसरे में से, इनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए अपने पास जो भी संबंध आते हैं उनको चतुर्थ आप क्या कहते हो, प्राचल कहते हो। और ये कितने प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे पहला कौन सा होता है, जेड प्राचल। कौन सा होता है, जेड प्राचल। अब जेड प्राचल की बात करते हैं तो सबसे पहले जेड प्राचल होता है, सेकंड होता है वाई प्राचल, थर्ड होता है जेड एच प्राचल। इसे अपन और क्या कहते हैं, संकर प्राचल। इसे और क्या कहते हैं, संकर प्राचल, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे जेड प्राचल की। तो देखो सबसे पहला टॉपिक लिखो आप, जेड प्राचल। आज अपन इन तीनों प्राचलों के बारे में बात करेंगे, इनकी स्टडी करेंगे।
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जेड प्राचल, पहला जेड प्राचल, ठीक है। अब जेड प्राचल में क्या होता है, देखो इसमें कितने हो गए, देखो 4 टर्मिनल नेटवर्क का लिखो, इसमें 4 टर्मिनल नेटवर्क, इसमें 4 टर्मिनल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। इसमें 4 टर्मिनल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, जिसमें वोल्टा स्रोत V1 V2 व धारा I1 व I2, धारा I1 I2 उपस्थित होती है। क्या होता है, जिसमें वोल्टा स्रोत V1 V2 व धारा I1 I2 उपस्थित होती है। इस प्राचल में अब देखो, आपने सुना होगा इनमें रिलेशन निकालने के लिए अपने पास क्या कुछ मानना पड़ेगा, तो वो अपन माना धारा I1 व I2 धारा I1 व I2 अनाश्रित फलन है तथा वोल्टा V1 व V2 आश्रित फलन है। ठीक है, अनाश्रित और आश्रित फलन। अनाश्रित देखो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इसको आप क्या कहते हो, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट। इसको क्या कहते हो, डिपेंडेंट। इसको क्या कहते हो, डिपेंडेंट। अब देखो, इंडिपेंडेंट का मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, और वो क्या करती है, किसी पे डिपेंड करती है। तो देखो, अपने को डिपेंड करने वाली चीज और इंडिपेंडेंट यानी ये किसी पे आश्रित नहीं है और वो आश्रित है। अब वो आश्रित किस पे है, तो अपन लिखते हैं, इसलिए V1 व V2 धारा I1 I2 V1 V2 V1 V2, इसलिए V1 इक्वल टू V1 फंक्शन किसका है, I1 और I2 का इक्वेशन है 1। V2 फंक्शन किसका है, V2
यहाँ लिखो I1 और I2 का ये इक्वेशन है 2, क्योंकि देखो अपन ने क्या किया, ये 4 टर्मिनल नेटवर्क में इसमें 2 वोल्टेज स्रोत और 2 धाराएं आपके पास उपस्थित है। देखो वो धारा I1 I2 उपस्थित है। ठीक है, अब आपके पास उपस्थित है तो देखो अपन ने क्या लिखा, मान लिया कि आपके पास वोल्टा V1 किस का फंक्शन है, I1 और I2 पे, यानी वोल्टा डिपेंड कर रही है I1 I2 पे, V2 डिपेंड कर रही है इस पे। तो अपन देखो समीकरण 1 और 2, अब आपके पास दो फंक्शन हो गए। तो देखो समीकरण यहाँ पे लिखो, अब अपने को देखो यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की जो आपके पास कंडीशन है वो निकालनी है, क्योंकि देखो V और I का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वोल्टा और धारा के मध्य ग्राफ लीनियर ग्राफ होता है, लीनियर ग्राफ होता है। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 व 2 को समीकरण 1 व 2 का संपूर्ण अवकलन लेने पर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 का क्या कर दिया, संपूर्ण अवकलन। संपूर्ण अवकलन का मतलब क्या होता है, संपूर्ण का मतलब डीवी, संपूर्ण अवकलन लोगे इसका, तो यहाँ पे तो क्या लिखोगे डीवी, यहाँ लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से लिखोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डेल V1 डेल I1 और ये क्या हो जाएगा डी I1। कैसे, देखो दो का फंक्शन है, पहले V ऐसा का ऐसा, ये तो फंक्शन है ऊपर I1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा डेल V1 अपॉन डेल I2 और ये डी I2, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन हो गया। आंसर देखो संपूर्ण अवकलन लिया है अपन ने, देखो संपूर्ण अवकलन की फॉर्म में डीवी हो गई। यहाँ करोगे देखो I1 I2 है तो पहले I1 के सापेक्ष करोगे तो डेल V1 अपॉन डेल I1 डी I1, ये संपूर्ण अवकलन, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपके पास हो गया ये वाला। अब इसको कहते हैं इक्वेशन 3। इसी प्रकार समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, dV2 इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल V2 अपॉन, यहाँ पे क्या करोगे I1 और ये क्या हो जाएगा dI1, यहाँ क्या आ जाएगा डेल V2 अपॉन डेल I2 और dI2, ठीक। दोनों का अपन ने क्या ले लिया, संपूर्ण अवकलन ले लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आंशिक अवकलन ले लिया तो देखो अपन इनको V और I का ग्राफ कैसा होता है, हम जानते हैं कि VI वक्र रेखीय होने के कारण वोल्टा का मान नियत होता है, ठीक है। इसलिए समीकरण 3 व 4 को
3 व 4 को v व i के रूप में लिखने पर, अब देखो समीकरण 3 और 4 ये अपन देखो मान लिया dv1 है, ये अपने पास देखो कैपिटल मान लेते हैं, ये आपके पास देखो समीकरण है 3 और 4, देखो समीकरण 3 और 4 देखो ये समीकरण 3 और समीकरण 4, देखो अपन ये dv1 को क्या मान ले v1, इसको मान लेते हैं z नोड, क्योंकि z पैरामीटर है, तो देखो अपने पास z इनपुट आउटपुट है, देखो z इनपुट भी आएगा आउटपुट भी आएगा, वोल्ट का भी आएगा, आपके पास रिवर्स भी आएगा और फॉरवर्ड भी आएगा इसमें, तो देखो आपके पास समीकरण क्या दिया हुआ है dv1 इक्वल टू आपके पास डेल v1 अपॉन डेल i1 di1 डेल v1 अपॉन डेल i2 और di2, अगर अपन इसको लिखना चाहे तो ये क्या हो जाएगा v1 और यहाँ z पैरामीटर, तो यहाँ पर तो आप क्या करोगे z इनिशियल और ये i1 प्लस ये हो गया आपके पास z और ये हो गया i2, अपन ने zi और zi क्या माना है, ये रहा, इसको ले लो समीकरण है 5, जहां zi इक्वल टू आपने क्या माना है dv1 अपॉन डेल i1 व zi इक्वल टू आपने क्या माना है डेल v1 अपॉन डेल i2, ठीक है, तो zi को अपन क्या कहते हैं zi इनपुट, देखो i का मतलब होता है इनपुट है, तो देखो ये z पैरामीटर के लिए इनपुट प्रतिबाधा यानी निवेशी प्रतिबाधा कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो निवेशी प्रतिबाधा, z को क्या कह सकते हो, r का मतलब होता है रिवर्स, r का मतलब क्या होता है रिवर्स, r का मतलब क्या होता है रिवर्स है, तो रिवर्स हो गया, ये आपके पास हो गई उत्क्रम प्रतिबाधा, ठीक है, ये आपका हो गया यार, देखो दोबारा और देखो अपन ने क्या किया 4 टर्मिनल नेटवर्क है, 4 टर्मिनल नेटवर्क का यूज है, तो इसमें वोल्टेज v1 और v2 धाराएं i1 और i2 उपस्थित होगी, तो देखो माना कि धारा i1 i2 अनाश्रित है, अनाश्रित फलन है, जबकि v1 और v2 क्या आपके पास है आश्रित फलन है, तो आश्रित फलन है तो अपन ने लिखा क्या लिखा v1 फंक्शन किसका i1 i2 का, v2 फंक्शन किसका है i1 i2 का, तो फिर इसका अपन ने क्या लिया संपूर्ण अपन लिया समीकरण 1 और 2 का, तो समीकरण 1 का संपूर्ण अंकन ये वाला हो गया, समीकरण 2 का ये हो गया, इसके बाद में अपन इधर चलते हैं, इसमें अपन ने क्या लिया vi का वक्र रेखीय होने के कारण v का मान नियत होता है, इसलिए समीकरण 4 और 3 और 4 को v और i के रूप में लिखने पर, समीकरण देखो 3 को पहले तो v के रूप में लिखा और i के रूप में लिखा है, ये समीकरण आपके पास है 5 आ गया। अब इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, तो देखो आगे चले अपन, तो आगे की बात करें तो देखो पहला तो हो गया इसी प्रकार ऐसे प्रकार dv2 इक्वल टू आपके पास क्या आएगा डेल v2 अपॉन डेल i1 di1 डेल v2 अपॉन डेल i2 di2, ये था आपके पास फंक्शन, तो अपन इसको मान लेते हैं ये v2 हो गया, ये आपके पास zf हो गया फॉरवर्ड है, ये i1 हो गया, इसको क्या करोगे z नोड और ये हो जाएगा आपके i2, इसको कह दो आपके पास क्या है समीकरण कौन सी हो गई 6, समीकरण 6, ठीक है। अब जहां
जहां जेड एफ इक्वल टू आपने क्या माना है डेल V2 अपॉन डेल I1 इक्वल टू अपन इसको क्या कह सकते हैं फॉरवर्ड इम्पीडेंस अग्र प्रतिबाधा जेड नोट इक्वल टू इसको क्या कह सकते हो आप डेल V2 अपॉन डेल I1 इक्वल टू अगर अपन बात करें इसकी इसको क्या कह सकते हैं O यानी आउटपुट यानी निर्गत प्रतिबाधा देखो ये आपके पास फॉरवर्ड है ये आपके पास क्या है निर्गत प्रतिबाधा है। निर्गत प्रतिबाधा कब होगी अब अगर इनकी बात करें अपन तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना चाहिए जेड नोट की वैल्यू यानी अगर प्रतिबाधा निकालना चाहिए तो इसके लिए क्या होगा I1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो अगर प्रतिबाधा जब I1 इक्वल टू 0 यहाँ देखो अगर जेड नोट की वैल्यू देखो इसकी वैल्यू किसकी निकालनी पहले जेड एफ की तो यहाँ करना I2 की वैल्यू ठीक है भाई। अब देखो इसकी निकालनी है अपने को तो इसमें क्या होगा जब I1 इक्वल टू 0 I2 इक्वल टू 0 का मतलब क्या है यानी आपके पास ये वाला टर्मिनल था यानी कि देखो I2 0 तो इसमें लिख देना जब ब्रैकेट में जब निर्गत टर्मिनल खुला हो ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे जब निवेशी टर्मिनल खुला हो ठीक है। अगर इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे अपन देखो इसकी बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या होगा तो इसकी बात करना चाहिए तो देखो सबसे पहले जेड आई की वैल्यू निकालनी है आई की वैल्यू निकालने के लिए I2 0 जब I2 इक्वल टू 0 और यहाँ क्या करोगे जब I1 इक्वल टू 0 तो लिख देना जब I2 इक्वल टू 0 होगा तो कौन सा टर्मिनल खुला होगा भाई आपके पास आउटपुट जो टर्मिनल है ये 2 टर्मिनल है पे अपने ऊपर 4 टर्मिनल नेटवर्क बनाएगा तो उसका जो 2 टर्मिनल होगा वो क्या होगा खुला होगा इसमें क्या होगा 1 टर्मिनल क्या होगा खुला होगा ठीक है। तो अपन बात करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब मेरे हिसाब से। तो देखो लिखो नीचे लिखते समीकरण है 5 व 6 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर तो मैट्रिक्स रूप में लिखोगे तो देखो यहाँ पे पहले क्या है V1 V2 है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे V1 V2 मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं यहाँ पे क्या है आपके पास जेड एफ जेड नोड वहाँ पे क्या है जेड आई और जेड आर तो यहाँ लिखते हैं अपन जेड आई जेड आर जेड एफ जेड नोड। इसके साथ में आपके पास क्या आ रही है धारा I1 I2 यही आ रही है और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या V1 V2 यहाँ क्या लिख सकते हो आप Z11 Z12 Z21 Z22 और ये क्या हो जाएगा I1 और I2 ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म हो गई इसको दे दो इक्वेशन है 7। तो देखो अपन ने सबसे पहले क्या किया भाई वापस सुन लो इसमें अपन ने सबसे पहले इसमें क्या किया I1 और I2 को किसका फंक्शन मान लिया
V1 V2 का। तो V1 V2 का फंक्शन मानने के बाद सबसे पहले अपन ने क्या किया भाई, इसमें I1, इसमें सबसे पहले अपन ने V1 इक्वल टू क्या लिखा, V1 इक्वल टू लिखा, V1 फंक्शन किसका है, I1 I2 का। फिर बाद में अपन ने क्या किया, V2 फंक्शन है किसका, I1 है I2 का। तो अपन ने दोनों का संपूर्ण कर लिया, फिर उसको V और I की फॉर्म में लिखा। क्या किया भाई, उसको V और I की फॉर्म में लिखा। V और I की फॉर्म में लिखने के बाद अपन ने क्या किया, V और I की फॉर्म में लिखने के बाद अपन ने क्या किया, उसमें अपन ने लिखा भाई ZI क्या है, यहाँ पे कौन सा टर्मिनल खुला होगा और कौन सा टर्मिनल बंद होगा। तो देखो टर्मिनल खुला होगा तो इसका मतलब है टर्मिनल में से उधर से कोई धारा नहीं बह रही है। देखो I2 0 है, यानी सेकंड वाले ओनली सर्किट में एक ही धारा बह रही है। मान लीजिए आपके पास धारा कौन सी होगी, I1, धारा कौन सी होगी भाई, I1। इसी प्रकार से अगर I2 0 हो तो ओनली I1 और I1 0 हो तो ओनली I2 धारा बह रही है। तो इस प्रकार अपने को आगे का कार्य करना है। तो ये आपका Z टर्मिनल कंप्लीट होता है यहाँ से। अब इसके अंदर अपन बात करें तो देखो इसमें निवेशी और निर्गत प्रतिबाधा, अपन निवेशी और निर्गत प्रतिबाधा की बात करें, यानी निवेशी प्रतिबाधा क्या होती है, आपको ZI निकालना और ZR निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो देखो ZI, तो वहां से देखो निवेशी प्रतिबाधा आपके पास ZI है, तो ZI की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, यानी कि आपको I2 की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी, वहां पे 0 मानना पड़ेगा I2 की वैल्यू को। तो I2 की वैल्यू आप 0 मान के भी कर सकते हो। तो देखो अपन बात करें निवेशी प्रतिबाधा, इसमें आगे वाला पॉइंट क्या है भाई, इसी के अंदर अपन बात करेंगे निवेशी प्रतिबाधा, निर्गत प्रतिबाधा। तो इसमें पहला टॉपिक आता है निवेशी प्रतिबाधा। सबसे पहला टॉपिक कौन सा आता है, निवेशी प्रतिबाधा। निवेशी को क्या कहते हो आप, इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस, तो देखो इनपुट इम्पीडेंस आपके पास देखो वो रही ZI की वैल्यू। देखो अगर आपको ZI की वैल्यू निकालनी है तो देखो ZI की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यानी आपको I2 0 मानना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, V1 अपॉन I1, V1 अपॉन I1। तो देखो सबसे पहले बात करें तो देखो इसकी डेफिनेशन की बात करें निवेशी प्रतिबाधा की, तो देखो आपके पास निवेशी वोल्ट का और निवेशी धारा का अनुपात क्या होगा। डेफिनेशन की बात करें तो निवेशी वोल्ट व निवेशी धारा का अनुपात, निवेशी वोल्ट का और निवेशी धारा का अनुपात आपके पास क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो देखो क्या कहलाएगा, इनपुट इम्पीडेंस। तो इनपुट इम्पीडेंस के ऊपर बात करें तो इसको निकालेंगे कैसे, तो इसके अंदर देखो अपन सबसे पहले बात करते हैं इसके, हम जानते हैं कि V now क्या जानते हो, V1 इक्वल टू आपके पास क्या होता है, ZI1 प्लस ZR I2, ये होता है आपके पास। ये आप अभी भी अपन ने पढ़ा है, दो इक्वेशन आई थी अपने पास V1 और V2 की, तो अपन ने पहली इक्वेशन ली। तो यहाँ से अगर अपन बात करें किसकी, आपके पास इनपुट इम्पीडेंस की, तो ये ZI होता है। तो ZI की वैल्यू अपन ने क्या कहा, ये वाली वैल्यू होती है V1 अपॉन I1। तो V1 अपॉन I1 यहाँ से अगर अपन देखें तो कैसे प्राप्त होगा भाई, V1 अपॉन I1 कैसे प्राप्त होगा अपने पास यहाँ पे, तो देखो यहाँ से अगर अपन बात करें तो देखो इसमें से अपन क्या लेते हैं, I1 कॉमन ले ले, क्या करें I1 कॉमन ले ले, तो ये क्या हो जाएगा Z1 ZR, और ये हो जाएगा I2 अपॉन I1 अपने को क्या चाहिए, इनपुट इम्पीडेंस। तो इसको इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा V1 अपॉन I1, ये क्या हो जाएगा ZI प्लस ZR, और ये क्या हो जाएगा I2 अपॉन I1।
I2 अपॉन I1। तो देखो V1 अपॉन I1 ये आपके पास क्या होती है, इनपुट इम्पीडेंस होती है। क्या होती है, इनपुट इम्पीडेंस। लेकिन अब अपन तो देखो ये दिक्कत हो गई कि इधर भी जेड आई आ रहा है, इधर इनपुट इम्पीडेंस आ गई। दोनों को लिखते तो अपन यही है, दोनों को लिखते तो अपन यही है। तो देखो इसको अपन एक चीज और करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, इसको कैपिटल करो जेड है, ठीक है, कैपिटल है जेड है ये। तो देखो अपन इसको बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कैपिटल जेड आई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, जेड आई प्लस जेड आर I2 अपॉन I2 अपॉन I1। दोबारा से देखो, देखो निवेशी प्रतिबाधा वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड आई से। कैपिटल जेड आई है, दोनों जेड आई अलग अलग है भाई। देखो यहाँ से अपन कह तो सकते हैं ये इनपुट प्रतिबाधा है, लेकिन इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो अपन देखो क्या किया अपन ने, सबसे पहले बात इसके अंदर वोल्टेज की वैल्यू लगाई, यहाँ से I1 कॉमन लिया, इसको इधर भेज दे, कैपिटल जेड आई हो गया, ये स्मॉल जेड आई हो गया। ये है आपकी निवेशी प्रतिबाधा। ऐसे ही आपको क्या करना है, निर्गत प्रतिबाधा। क्या करना है भाई, निर्गत प्रतिबाधा की वैल्यू निकालनी है। तो निर्गत प्रतिबाधा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले तो अपन ने क्या निकाली थी भाई, I1 अपॉन I2। देखो निवेशी वोल्टता, अब निर्गत वोल्टता निकालनी है। क्या निकालनी है, निर्गत प्रतिबाधा। इससे अपन जेडएल से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, जेडएल से। किससे व्यक्त करेंगे भाई, जेडएल से। अब देखो अपने को यहाँ पे देखो प्रतिबाधा कोई सी हो, निर्गत हो या निवेशी हो। अब देखो आपके पास क्या आ रहा है, जेडएल आ रहा है। तो जेडएल की वैल्यू अपन देखना चाहिए तो कैसे निकालोगे, जेडएल की वैल्यू की निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, यानी देखो यहाँ पे तो इनपुट थी, देखो वहाँ पे निर्गत है या निवेशी है। तो निर्गत में अपने निर्गत बोलता निर्गत धारा, यहाँ पे क्या लिया है, निवेशी बोलता निवेशी धारा। तो यहाँ पे जेडएल की वैल्यू अपन निकालना चाहे, जेडएल की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहे तो देखो ये क्या हो जाएगी, निवेश निर्गत बोलता कौन है, निर्गत धारा, निर्गत बोलता कौन है, निर्गत धारा। अब देखो इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव माइनस V2 अपॉन V1। क्या कहते हैं, नेगेटिव। अब आपको देखो इसको यूज कैसे करना है, तो देखो इसमें लिखो V नाउ दैट, V नाउ दैट क्या, V2 इक्वल टू आपने क्या लिखा, Z I1 प्लस Z नोट I2। ठीक है, इसको आप सिग्नल जैसे भी लिख सकते हो। कई बार अपन लोग क्या करते हैं, इसको अपन ऐसे कह देते हैं, इस वाले समीकरण को ऐसे भी लिख लेते हैं, V2 इक्वल टू आप ऐसे लिखते हो Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये वाली इक्वेशन देखे, यहाँ पे देखो आप क्या कहते हो, निर्गत वोल्टेज अपन ने मान ली माइनस V2 अपॉन I2, लेकिन यहाँ Z नोट कर देते हो। तो देखो Z नोट सिंपल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ अपन ने ZL क्यों माना है, क्योंकि देखो यहाँ Z नोट पहले से ऑलरेडी अपन ने यूज किया है, भाई आपको दिखा रखा है, लेकिन अपन ने इसको ऐसे दिखा के अलग कर दिया, इसीलिए अपन ने ये वाली चीज यूज की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, ऐसा समीकरण हो तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। अब देखो इसकी आपके पास डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, निर्गत प्रतिबाधा की, यानी निर्गत वोल्टता व निर्गत धारा का अनुपात आपके पास क्या कहलाएगा, निर्गत वोल्टता व निर्गत धारा का अनुपात आपके पास क्या कहलाएगा, निर्गत प्रतिबाधा। तो यहाँ से अगर अपन I2 कॉमन ले, फिर I2 का भाग देने पर, I2 का भाग देने पर, ठीक है, I2 का अगर आप भाग देते हो तो V2 अपॉन I2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZF I1 अपॉन I2 और ये Z नोट, और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ZL
ये क्या हो जाएगा ZF और I1 अपॉन I2 और ये क्या हो जाएगा Z2। ये क्या हो जाएगा Z2। इसको इधर भेज दूं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ZL इक्वल टू ZF I1 अपॉन I2 प्लस Z1 माइनस। ठीक है, ये हो गया। इसको इक्वेशन दे देना समीकरण 7 है 6 और इसको दे देना 7। ठीक है, ये इनपुट इम्पीडेंस हो गई। इसके बाद यहाँ लिखोगे निर्गत प्रतिबाधा। इसके आगे लिख देना भाई निर्गत प्रतिबाधा। ठीक है, तो आपके पास ये होगा। इसके बाद में अपन ये लिया भी ना होते ये वाला डिफरेंशिएशन भाग दिया, भाग देने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। ये आपको करना है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। अब इसके बाद में अपन आगे चलते हैं तो सेकंड आता है आपके पास ऐसा ही करना है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना एक क्वेश्चन हो चुका है, आया हुआ क्वेश्चन है। देखो आगे बात करते हैं अपन क्या वाई का चली। इसकी बात करते हैं भाई वाई का चली। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। देखो वाई प्राचल, वाई प्राचल को आप क्या कहते हो वाई सेकंड वाला वाई प्राचल। वाई प्राचल की बात करें अपन तो देखो इसमें धारा I1 I2 इंडिपेंडेंट होती है। ऐसे नहीं, इसमें धारा I1 I2 डिपेंडेंट होती है जबकि गोलता जबकि V1 V2 इंडिपेंडेंट जबकि V1 V2 इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, V1 V2 क्या होता है भाई इंडिपेंडेंट होता है। तो देखो अपन बात कर लेते हैं इसमें। देखो पहली बात वही 4 टर्मिनल नेटवर्क है, तो 4 टर्मिनल नेटवर्क है तो इसमें देखो V1 इसलिए V1 आपके पास किसका फंक्शन हो जाएगा I1 और I1 किसका फंक्शन हो जाएगा I1 फंक्शन हो गया V1 और V2 का इक्वेशन नंबर तथा I2 किसका फंक्शन हो जाएगा I2 फंक्शन हो गया V1 और V2 का समीकरण 2। ठीक है, I1 और I2 तो लिखो समीकरण 1 व 2 और ऐसे लिखो समीकरण 1 का संपूर्ण अवकलज लेने पर। ठीक है, समीकरण ए का क्या ले रहे हो संपूर्ण अवकलज। तो देखो ये क्या हो जाएगा dI1। ठीक है, तो वो पहले वाला काम करना, ये क्या हो जाएगा डेल I1 और डेल V1 और ये क्या हो जाएगा dV1 प्लस ये क्या हो जाएगा डेल I1 ये हो गया I1 और डेल V2 और ये क्या हो जाएगा dV2। तो देखो इसको VI रूप में लिखने पर VI रूप में लिखोगे आप
देखो यहाँ क्या लिखोगे I1 और ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ अपन ने पहले जेड पैरामीटर था जेड आई लिया था, जेड पैरामीटर था तो जेड आई लिया था, यहाँ क्या है वाई प्राचल, तो ये क्या हो जाएगा वाई आई और ये क्या हो जाएगा V1 और ये क्या हो जाएगा वाई आर और ये क्या हो जाएगा V2, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो Y11 V1 Y12 और V2। समीकरण ये क्या लिखना हो जाएगा 3, जहां 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 yi इक्वल टू y11, इसको क्या कहेंगे लघुपति परिपथ की लघुपति परिपथ की इनपुट प्रतिबाधा प्रवेशिता, क्या कहोगे प्रवेशिता, लघुपति परिपथ की इनपुट प्रवेशिता। वैसे ही सेकंड वाले को yr इक्वल टू y12, इसको क्या कहोगे लघुपति परिपथ की क्या कहोगे उत्क्रम आंतरिक प्रवेशिता। ठीक है, ये हो गया। तो सेम इसी प्रकार क्या करोगे, इसी प्रकार समीकरण 2 से तो देखो ये रहा समीकरण 2, तो देखो समीकरण 2 को पहले संपूर्ण अवकलज di2 इक्वल टू आप क्या करोगे डेल I2 डेल V1 dV1 डेल I2 डेल V2 dV2, तो यहाँ क्या करोगे I2 ये क्या हो जाएगा YF V1 प्लस ये क्या हो जाएगा Y नोट V2, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो J21 V1 J22 और V2, तो ये क्या हो जाएगा समीकरण 4। ठीक है, समीकरण क्या हो गया 4। ठीक है, समीकरण 4 जहां YF इक्वल टू, यहाँ Z मत करो, इसको करना Y12 Y2, यहाँ क्या करोगे Y21, तो ये क्या हो गई लघुपति परिपथ की अग्र आंतरिक प्रवेशिता। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा Y0 Y22, ये क्या हो जाएगा लघुपति परिपथ की आउटपुट प्रवेशिता। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो देखो अब अपने पास क्या आ गई समीकरण 3 और 4 आ गई, तो देखो समीकरण 3 व 4 को
मैट्रिक्स रूप में लिखने पर देखो समीकरण ये रही 4 और 3 ये रही, तो दोनों को आपको क्या लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले तो आपके पास धारा दी हुई है भाई क्या I1 I2, धारा को लिखो। इसके बाद में आपके पास क्या दी हुई है, ये दिया y I y r y f y नो, और ये क्या हो जाएगा आपके पास v1 और v2, और आपके पास ये भी हो सकती है I1 I2, ये क्या हो जाएगी y11 y12 y21 y22, और ये क्या हो जाएगा v1 और v2 v1 और v2। तो ये हो गया आपके पास ये दोनों समीकरण 5। ठीक है, ये देखो दोबारा देख लो, अपन ने क्या किया, इसमें धारा I1 और I2 डिपेंडेंट होती है यानी किसी पे निर्भर करती है, जबकि वोल्टा V1 और V2 आपके पास इंडिपेंडेंट होती है यानी ये आश्रित है वो अनाश्रित है। तो अनाश्रित है तो अपन ने क्या लिख दिया, मान ले कि I1 डिपेंड है V1 V2 पर, I2 डिपेंड है V1 V2 पर, तो अपन ने समीकरण A का आंशिक संपूर्ण अवकलन लिया, आपके पास VI फॉर्म में लिखा तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई, अपन ने लिख दिया भाई क्या क्या है ये वाली चीजें। अब इसमें देखो लघुपदी अपन को ये वाली निकालनी है, yi निकालनी है या y11 निकालना है, तो y11 निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, v2 इक्वल टू 0 यानी वोल्टा v2 यानी दूसरे स्रोत में वोल्टा का स्रोत ही 0 है यानी यहाँ पे आपके पास कोई उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पे y11 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही y21 की वैल्यू निकालोगे तो v1 को आपको क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, तो v1 0 यानी एक बार आपका जो भी यानी सेकंड वाला परिपथ है उसमें एक ही वोल्ट का स्रोत होगा, एक बार फर्स्ट वाले में एक वोल्ट का स्रोत होगा, तो आपके पास ये काम करना है। इसी प्रकार आपने सेकंड वाले इक्वेशन का सारा काम किया है, सारा काम करने के बाद अपन ने जो भी समीकरण 3 और 4 आई है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आपके पास ये वाले समीकरण आ गए। अब यहाँ से अपन वोल्टा, यहाँ से अगर अपन निवेशी और निर्गत प्रतिबाधा की बात करें तो देखो यहाँ से अगर अपन क्या कहें, निवेशी और निर्गत प्रतिबाधा की बात करें, किसकी बात करें भाई, निवेशी और निर्गत प्रतिबाधा की, तो देखो इस वाली वैल्यू के अंदर अगर अपन I1 का भाग ले सारी में तो आपके पास ये V1 अपॉन I1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा V2 अपॉन I1, तो देखो ये तो होती है आपके पास निवेशी प्रतिबाधा। तो देखो आज के लिए ये टॉपिक इतना ही, आगे वाला जो आपके पास H पैरामीटर बचा है वो अपन अगली क्लास में करेंगे। इसके लिए जय हिंद जय भारत।